नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जहां मंत्रियों अधिकारियों समेत प्रमुख हस्तियों के फोन टैपिंग का मामला फिर से सियासी उफान पर है। कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठाने पर तुली हुई है। वहीं सीएम रमन सिंह ने कहा है कि पुरानी सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। तो आज इसी पर होगा अनादि विशेष। नई नवेली कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने इस मामले में सीधे पिछली सरकार को निशाने पर ले रखा है। तो पिछली सरकार के मुखिया रमन सिंह इसे बदनाम करने की सियासत बता रही हैं। और चलिए क्या कुछ कहा पुराने सरकार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह ने और अब प्रेजेंट यानी करंट की सरकार कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सुनी। दूसरी बात, 15 साल मुख्यमंत्री रहते मेरे पास एक भी शिकायत ना अधिकारी ने न किसी व्यक्ति ने किसी फोन टैपिंग के लिए के बारे में शिकायत की। इसका मतलब है कि किसी को कोई आपत्ति 15 साल के कार्यकाल में नहीं थी। और मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि इस सरकार ने फोन टैपिंग करने के बारे में जिस प्रकार के भ्रम फैलाया जा रहा है, ये एक प्रकार से पुरानी सरकार को बदनाम करने का साजिश का हिस्सा है। कोई फोन टैप ना अधिकारी का ना कर्मचारी का 15 साल में नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि इस विषय को प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री और दूसरे विवेक धांड, तो मुझे लगता है या तो विवेक धांड झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि इस मामले में या तो विवेक धांड झूठ बोल रहे हैं या खुद भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। सियासत करने की और पुरानी सरकार यानी बीजेपी को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। और इसी को लेकर हम बात करेंगे और छत्तीसगढ़ से हमारे छत्तीसगढ़ हेड अभिषेक झा जी हमारे साथ इस टॉपिक पर फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अभिषेक जी, किस तरह से देखा जाए ये जो फोन टेपिंग मामला है, पहले थमा था फिर एक जुन्न की तरह बाहर निकला है और इस बार निकला है तो मुझे लगता है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं देखे तो पूर्व सीएम इस मामले में बदनाम करने की बात कर रहे हैं और वहीं देखे तो इस मामले में कुछ और भी नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है फोन टेपिंग यानी कुछ ना कुछ छुपाना जरूर हो सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये मसला जो लोग कह रहे हैं, जिन दो लोगों के इसमें बयान आ रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल तक यहाँ पर सत्ता में रहे, जो दूसरी बात जो फोन टेपिंग पर जांच बैठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जी। और जब वो विपक्ष में थे तब सवाल उठाते थे कि प्रदेश में अधिकारियों के फोन टेप होते हैं, मंत्रियों के फोन टेप होते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा कि एग्जैक्टली जितने मंत्री से वो फोन पर सीधे बात करने से डरते थे, अधिकारी डरते थे, उद्योगपतियों के फोन टेप होते थे। उसके अलावा उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में सीधे जो पूर्व मुख्य सचिव थे विवेक धांड, उनको इंगित करते हुए कहा कि जब उनसे बात की जाती थी तो वो भी व्हाट्सएप पर कॉल करते थे। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और हम देखते हैं कि इस मामले में जब प्राइमरी कार्रवाई हुई है तो प्रदेश के दो महत्वपूर्ण आईपीएस अफसरों को, एक डीजी रैंक के अफसर हैं, दूसरे एसपी थे, उनको निलंबित किया गया है। जांच बढ़ रही है और सवाल ये भी बढ़ रहा है कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी तस्दीक सामने आती जाएगी, तस्दीक होने के साथ, कि किनके फोन टेप होते थे, इन फोन टेप का उद्देश्य क्या था। क्योंकि फोन टेप होना एक अलग बात है, फोन टेप होने के कारण क्या थे और फोन टेप होने के फायदे क्या थे, उन फायदे को यूटिलाइज कैसे किया जाता था। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की बात को काटते हुए नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि ब्लैकमेल किया जाना इसका एक बड़ा रीजन था। तो ब्लैकमेल किन्हें किया जाता था, किन कारणों से किया जाता था, ये तमाम तथ्य जब इस जांच के बाद निकलकर सामने आएंगे तो कहिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल भी आएगा। बिल्कुल, इस मामले में जो सुपर कॉप है आईपीएस मुकेश गुप्ता की भी बात इसमें निकलकर सामने आई, उनका क्या कनेक्शन है मामले से? देखिए, मुकेश गुप्ता इंटेलिजेंस के चीफ रहे, रायपुर के आईजी रहे, और जो उनकी भूमिका को जिस तरीके से हम देखते हैं कि जीरम जब कांड हुआ था तब मुकेश गुप्ता इंटेलिजेंस के चीफ थे। नान की जब बात आती है कि नान की जब जांच की फाइल खोली गई उस समय मुकेश गुप्ता एसीबी और ईओडब्ल्यू के हेड थे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि नान खुद मुकेश गुप्ता के द्वारा खोला गया माध्यम था जिसके जरिए
जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उन पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, इस तरीके के भी सूत्र बताते हैं। तो ये जो फोन टेपिंग है, ये पूरी तरीके से पूर्व निलंबित जो हमारे आईपीएस है मुकेश गुप्ता, उनके ऊपर ही इंगित नजर आता है। और चूंकि रजनेश सिंह इंटेलिजेंस में भी मुकेश गुप्ता के साथ थे, जब वो ईओडब्ल्यू आए तब भी रजनेश सिंह साथ थे। तो ये दोनों जो अफसर जिस तरीके से इन पर निलंबित किया गया है, तो ये मानते हैं कि दोनों अफसरों की एक बड़ी भूमिका थी और फोन टेपिंग में बड़े बड़े नामों को कांग्रेस इसमें लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। छाबड़ा साहब, बहुत स्वागत है आदि टीवी में आपका। छाबड़ा जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। महेंद्र जी, आखिर ये जो टेपिंग मामला है जिसको लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, विवेक दान झूठ बोल रहे हैं या सीएम भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, ये रमन जी कह रहे हैं, तो क्या माना जाए? आखिर इतना इंटरेस्टेड क्यों दिखाई दे रही है कांग्रेस इसमें? क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है जी। यदि कुछ नहीं होता तो डॉक्टर रमन सिंह को प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चोर के दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। और यदि कोई गलती उन्होंने नहीं की है तो उनको सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। यदि कोई जांच हो रही है, कोई तथ्य सामने आ रहे हैं, कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ये ऐसा हुआ है, तो उसकी जांच होने देना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है उनको? यदि उनको किसी तरह की परेशानी है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि छत्तीसगढ़ में फोन टेपिंग होती रही है। अपराधी अपराध करने के करता था और ये लोगों को पता चल जाता था। ये बात तो किसकी फोन टैपिंग होती रही है? निश्चित रूप से कई बार सवाल खड़े किए गए। अधिकारियों की फोन टैपिंग होती रही है, राजनेताओं की फोन टैपिंग होती रही है, और ये प्रशासनिक आतंकवाद का एक बड़ा करिश्मा है जो छत्तीसगढ़ में चलता रहा है। और इसके सहारे अलग अलग रास्ते अपनाए जाते थे। भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया जाता था, दबाव का रास्ता अपनाया जाता था, ऐसे की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। यहाँ थोड़ा सा क्लियर मैं चाहूंगी आप करें कि किस तरह से दबाव की बात कर रहे हैं आप, किन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, किस पर आपका निशाना है? यही तो जांच का विषय है, इसी तो जांच कराने की बात कर रहे हैं। यही तो सवाल भूपेश बघेल जी ने खड़ा किया है कि आखिर यदि ऐसा होता रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होने दीजिए। तो रमन सिंह जी को क्या तकलीफ हो रही है, ये सवाल है। यदि उनको कोई तकलीफ नहीं तो जांच होने दीजिए। जो नाम सामने आएंगे वो जनता के बीच में आएंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे से तो लोग जानते ही हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा था छत्तीसगढ़ में, और जनता पहचानती थी, जान गई थी करके। तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्गति हुई है छत्तीसगढ़ में इस तरीके से। रमन सिंह का ये भी कहना है कि एक समिति होती है जो टेपिंग के मामले में इन्वॉल्व होती है, उनकी समिति के कहने के ही अनुसार कुछ हो सकता है, और समिति की अगर हम बात करें तो उसको हेड करने वाले विवेक दान जी हैं। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है? वो ये कह रहे हैं भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं या फिर विवेक दान जी झूठ बोल रहे हैं? अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जांच का विषय है। पहली बात यह है कि उसे बगैर मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी फोन टेपिंग नहीं हो सकती है। तो सीधी बात सबको समझ में आती है। यदि वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनको आराम से बैठना चाहिए। विवेक दान जी पर जो सवाल खड़ा हुआ है वो सामने आ जाएगा जनता के बीच में। यदि कोई प्रश्न खड़ा हुआ है और कोई सवाल उससे करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी वहां उसमें होती है। ये बहुत सामान्य बात है और हर आदमी इसको समझ सकता है। ठीक है, मैं अभिषेक जी से आपकी बातों को और समझ लेती हूँ। अभिषेक जी, किस तरह से समझ रहे हैं आप यहाँ छाबड़ा जी की बातों को? उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी दाढ़ी में तिनका नहीं है तो घबराने की क्या जरूरत है? ये देखिए, कांग्रेस का एक एलिगेशन आज का नहीं है। कांग्रेस इसको जब विपक्ष में थी तब से आरोप उठाती रही थी कि फोन टेपिंग प्रदेश में होता है जी। और कांग्रेस 15 सालों बाद सत्ता में आई है। अगर उसने फोन टेपिंग की फाइल खोली है तो निश्चित तौर पर फोन टेपिंग में जो सच है वो इस जांच के बाद जरूर सामने आएगा, क्योंकि आरोप के बाद जांच का होना भी आवश्यक है। और कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि जिन चीजों को वो विपक्ष में रहते हुए आरोप के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, उन चीजों के रियल फैक्ट्स को सामने रखे। इस लिहाज से वर्तमान मुख्यमंत्री के वक्तव्य को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने इस पर जांच बैठाई है। लेकिन ये दिलचस्प फैक्टर है कि अगर फोन टेपिंग होती थी, और चूंकि इस पर आरोप लगातार लगते रहे, तो फोन टेपिंग मंत्रियों की होती थी, फोन टेपिंग उद्योगपतियों की होती थी, फोन टेपिंग अधिकारियों की होती थी। और जिस समिति की बात हो रही है उसके अध्यक्ष स्वयं मुख्य सचिव हुआ करते थे। अगर फोन टेपिंग किसी की होनी थी तो बिना मुख्य सचिव के उस समिति के परमिशन के ये फोन टेपिंग नहीं हो सकती थी। तो ये यहाँ पर दिलचस्प इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या विवेक ढांड भी उस फोन टेपिंग का शिकार हो गए थे? बिल्कुल, ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जो जांच है ये जिस तरह से आगे बढ़ी, नई सरकार ने इस मामले में ही
जो आईपीएस अफसर हैं, डीजी मुकेश गुप्ता, जिनको निलंबित किया गया है, रजनीश सिंह जी को निलंबित किया गया है, वो उस सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर थे। और जितनी भी एसआईटीज बनी है, चाहे हम जीरम की एसआईटी करें, चाहे हम नान की बात करें, या फिर हम फोन टेप कांड की बात करें, या फिर हम अंतागढ़ केस की बात करें, ये सभी एक दूसरे से लिंकअप और कहीं न कहीं उन सब परिस्थितियों में मुकेश गुप्ता किसी न किसी भूमिका में रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या मुकेश गुप्ता इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सरकार उनके नियंत्रण में चल रही थी? क्या ये फोन टेपिंग इतना बड़ा माध्यम था? उनके पास बहुत सारी क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से पिछली सरकार चुप बैठी थी? अगर ये चीजें हैं, जब ये फैक्ट्स में निकलकर सामने आएगा, अगर तो ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला भी होगा, चौंकाने वाला भी होगा, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि आपने बताया कि एक व्यक्ति पर जो ऑफिसर हैं उनके हिसाब से यानी सरकार चल रही थी। अगर खुद पूर्व मुख्यमंत्री का भी फोन टैप हो रहा तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। छाबड़ा जी क्या कहेंगे? यह तो ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का भी फोन टैपिंग होने की स्थिति, और फोन टैपिंग होने की स्थिति है तो जाहिर सी बात है ब्लैकमेलिंग जैसे शब्द भी यहाँ उपयोग किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि हम लोग 10-15 वर्षों से लगातार इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग हो रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जिसमें बातचीत दो लोगों के बीच में हुई है वो सार्वजनिक हो गई। तो दो लोगों के बीच में भी कोई बातचीत होती है तो वो सार्वजनिक कैसे हो जाती रही है? तो इस तरीके की बातें सामने आई है। और यदि पूर्व मुख्यमंत्री का फोन टैप किया जा रहा था तो निश्चित रूप से वो अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री से बड़े होते होंगे, या उनका कोई ना कोई काले कारनामे उनके पास होंगे उस अधिकारी के। चलिए मैं समझ लेती हूँ। राजकुमार सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आदि न्यूज में आपका। जी बताएं। राजकुमार जी, ये जो टैपिंग का मामला है जिसमें फोन टैप हो रहे थे अधिकारियों के, उद्योगपतियों के, और अब तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नाम इसमें सामने आ रहा है जहां उनके भी फोन टैपिंग होने जैसी खबरें हैं, तो क्यों फोन टैपिंग हो रही थी? क्या ब्लैकमेलिंग जैसी कोई स्थिति थी? और ब्लैकमेलिंग हो भी रही थी तो किसकी हो रही थी? क्या लगता है आपको? आपकी रिसर्च क्या कहती है इस मामले में? अव्वल तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेपिंग का काम है ये तो रमन सिंह की सरकार ही करवाती थी जी, और उनके अफसर ही करते थे। ऐसी तो पुख्ता सूचनाएं हैं, और यदि पुख्ता सूचनाएं नहीं होती तो अभी हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अफसर मुकेश गुप्ता को इसी मामले में आरोपी बनाया गया है कि वो फोन टेपिंग करते थे जी। एक शराब माफिया के यहाँ फोन टेपिंग की मशीन थी। मुकेश गुप्ता की एक बहुत ही करीबी वो थी पुलिस वाली रेखा नायर, उसकी टीम फोन टेपिंग की मशीन थी जी। तो ये तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ही करवाती थी फोन टेपिंग। तो इसमें तो कोई आश्चर्य जैसी कोई बात इसलिए नहीं है कि 15 सालों से ये बात तो छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता था, पत्रकार जानते थे, सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता जानते थे जी। और ये बड़े पैमाने पर होता था। खुद रेखा नायर के बारे में ये जानकारी है कि वो 15,000 लोगों का फोन टेप करती थी हर रोज, और कई नंबर सर्विलांस में थे, सबको पता चल जाता था। उसी आधार पे तो सरकार 2 बार चुनाव जीतती रही है। वो अपने शत्रुओं की गुप्त बातें ये वो सब जो रहती थी उसकी जानकारी लेती थी। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि वो पत्रकारों का भी फोन टेप करती थी। अरे फोन टेप तो छोड़िए, ये पूर्ववर्ती सरकार जो रमन सिंह की, वो तो पत्रकारों का सेक्स सीडी भी बनवाना चाहती थी। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई है। मुझे लगता है यार बहुत ही गंभीर होते हुए जा रहे हैं। यहाँ मैं समझ लेती हूँ। नया सवाल है तो जरूर पूछे। ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई है और इस पे लगातार अभी जो है ना वो जानकारियां चल रही है। कोई नई बात आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी से सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ बने हुए हैं। उपासने जी बहुत स्वागत है आदि न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। उपासने जी सुन लिया आपने या मैं रिपीट करूँ? हाँ निश्चित सुन लिया। टेपिंग मामला हाँ सुन लिया सारी बातें जी, कहें। देखिए पुलिस विभाग का काम होता है कि कुछ अपराधी तत्वों को जिस प्रकार के अपराध होते हैं उनको कहीं न कहीं उस पर नियंत्रण रखने के लिए फोन टैपिंग जो गुप्त तरीके से किए जाते हैं वो काम पुलिस विभाग के एक रोजमर्रा के इसमें शामिल होता है, और उसी आधार पर अपराधों पर नियंत्रण भी और अपराधियों तक पहुंचने में मदद भी मिलती है। नहीं तो अधिकारियों के फोन टैपिंग होना, उद्योगपतियों के फोन टैपिंग होना नहीं, यदि उनके, क्योंकि ये नक्सल क्षेत्र है और बहुत से शहरी नेटवर्क में बहुत से लोगों का कहीं न कहीं इसमें उजागर भी हुए। काफी लोग इसमें पहले गिरफ्तार भी हुए जिनका शहरी नेटवर्क में कहीं न कहीं नक्सलियों से संपर्क रहा है।
तो निश्चित रूप से उन सब बातों को तक पहुंचने के लिए नहीं, तो अगर कुछ गलत नहीं था, कुछ गलत नहीं था तो राजनीतिक रंग देने का, और जो रेखा नायर जी हैं इन पर कार्रवाई क्यों हुई फिर, अगर कुछ गलत नहीं था आपको लगता है तो? नहीं, अब ये सरकार आने के बाद अपने जो आरोप है उसको पुष्ट करने के लिए जो कार्रवाई कर रही है वो तो एक प्रकार से केवल जो सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए जिन आरोपों को वो लगाते थे उसको पुष्ट करने के लिए आप कर रहे हैं। 10 प्रकार की SIT बना रहे हैं, 10 प्रकार का वो कर रहे हैं। तो ये तो केवल जो है जो अधिकारी अपने खिलाफ अपने मन पर ये काम नहीं कर पा रहा है उसको नक्सल क्षेत्र में भी भेजने की कार्रवाई हो रही है। तो इसी से समझ में आ रहा है कि उनकी नीयत क्या है। क्या कहेंगे छाबड़ा जी? छाबड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी जी, क्या कहेंगे? उपासना जी को सुन रहे? नियत की बात नहीं, फोन कट गया था मेरा, कोई बात नहीं। नियत की बात तो इनसे हम लोगों को सीखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी नियत तो छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। किस तरीके से ये लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद फैलाया था, किस तरीके से राजनीतिक दुर्भावनाओं से काम किया गया था, किस तरीके से विरोधियों के साथ कि फोन टेपिंग जो होती थी वो क्योंकि नक्सलाइट एरिया है उस वजह से की जाती होगी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि फोन टेपिंग हो रही थी, चाहे कहीं भी हो रही हो। मशीन उसकी आई थी, यहाँ पर थी मशीन जो लाई गई थी वो थी ना, इस बात को तो स्वीकार कर लिया कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये खुशी की बात है कि कम से कम जी स्वीकार करते हैं आप कि नक्सलियों के मामले में ही सही। ये तो स्वाभाविक है कि ये पुलिस के रोजमर्रा के इसमें है कि जिस प्रकार कोई नक्सल मूवमेंट में जिनके सीधे तार जुड़े होते हैं उन तक पहुंचने के लिए उनके फोन टेपिंग की एक कार्रवाई जो है ये पुलिस के रोजमर्रा के इसमें है। ठीक है, राजकुमार जी से और समझ लेती हूँ मैं मामले को। कांग्रेस के लोग हर बात को राजनीतिक रंग देना यही उनकी विधा है, और नक्सलियों से सीधी साठगांठ तो कांग्रेस के लोगों की हुआ करती थी। इससे तो 15 वर्षों में अधिकारियों को हटा देना। आप लोग पता कर लेते थे कि इसकी साठगांठ है उसी मशीन से। राजकुमार जी ये जो आप दोनों की बातें सुन रहे हैं इसमें दोनों की बातों से अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन साफ तौर पर अगर टेपिंग हो रही थी तो क्या ये सही थी और किन किन लोगों की टेपिंग हो रही थी, साथ ही साथ जो अधिकारी कर रहे थे अगर वो सही कर रहे थे तो उन पर कार्रवाई क्यों हुई, उन्हें क्यों हटाया गया? थोड़ा सा सुनिए, ये जो कह रहे हैं उपासना जी की पुलिस की रूटीन कार्रवाई होती है, मैडम माफ करिएगा, पुलिस की कोई रूटीन कार्रवाई ऐसी नहीं होती है जी कि वो निजता का हनन करे, लोगों के बेडरूम में जाके लोगों की निजी बातों को सुने। ये पुलिस का काम नहीं है, इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है, उपासना जी को मालूम होना चाहिए। पहली बात। दूसरा, पत्रकार का कौन सा नक्सल कनेक्शन होता है? इन्होंने पत्रकारों की सेक्स सिटी बनवाने का काम किया, उनके फोनों को टेप करने का काम किया, ये सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी है। बहुत शर्म की बात है कि उपासना जी अपनी पार्टी के लोगों को बचा रहे हैं जबकि वो एक पत्रकार परिवार से आते हैं। उनके बड़े भाई इस देश के बहुत अच्छे पत्रकार हैं। बहुत शर्म की बात है उपासना जी कि आप एक पत्रकार परिवार से आने के बावजूद भी अपनी पार्टी के गंदी सोच को जो है वो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम ना करें। यहाँ ये पत्रकारों की वजह से मानवाधिकार कार्यकर्ता, अरे नक्सल कनेक्शन की बात करते हैं, अरे जिस नक्सल कनेक्शन की बात करते हैं उस माओवादी इलाकों में तो इनका नेटवर्क ही नहीं है। वो बेचारे कोई भी माओवादी होगा उनसे तो ये फोन पे बात ही नहीं कर सकते। ये तो माओवादी मोर्चे पे भी असफल रहने वाली सरकार है। ये बोल रहे हैं माओवादियों का कनेक्शन होगा शरीफ लोगों का। अरे शरीफ लोगों का फोन टेप करने के लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है महोदय। इस देश में कोई कानून है कि नहीं? उपासना जी पकड़ा है तो निश्चित रूप से उस कार्यकाल में पकड़ा है जबकि शहरी नेटवर्क से सारा सहयोग जो है नक्सलियों को दिया जाता था, वहां तक पहुंचने के लिए सारी कवायद पुलिस को करनी पड़ती है। और जिस शहरी नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो सारी शहरी नेटवर्क के लोग सबूतों के अभाव में छूट गए हैं। इन्हीं से पूछिए, बोलेंगे तो मैं उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे संक्षेप में अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। राजकुमार जी सबसे पहले आपसे रिएक्शन क्या कहेंगे आप? उपासना जी तो कह रहे हैं कि शहरी नेटवर्क अलग चीज है। मैंने कहा ना, जिस शहरी नेटवर्क के नाम पे ये शरीफ लोगों को फंसाते रहे, शक सुबह संदेशा के आधार पर वो ज्यादातर लोग सबूतों के अभाव में छूट गए। तो इनका क्या का शहरी नेटवर्क है? क्यों झूठ बोलते हैं भाई लोग? और झूठ बोल बोल करके ही तो ये लोग 15 सीट पर आ गए हैं। मैं कोई किसी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और मैं कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच तो बोलूंगा। और सच ये है कि इस राज्य में 15 सालों में इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी थी। जिसको देखो उसको जेल में डालो, जन सुरक्षा कानून ले आओ, पत्रकारों को मारो, उनका ट्रांसफर करवा दो, उनकी पत्नियों को नौकरी से निकलवा दो, उनके बच्चों का अपहरण कर लो। ये तो बिहार बना कर रख दिया था इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को। मैडम क्या बात कर रहे हैं लोग? सर छाबड़ा जी आपका रिएक्शन?
देखिए, राजकुमार सोनी जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार हैं और उनकी जो बातें आई हैं वो पूरा इस पूरे सीन में जो है वो बहुत साफ है। वो किसी दल के वो नहीं है, वो जो बात कह रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की सच्चाई है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी बात को स्वीकार करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें इतनी दुर्गति की है कि वो 15 सीटों में आ गए हैं। अभी भी यदि सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा लोकसभा में। हमारे छत्तीसगढ़ अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए, एक लास्ट रिएक्शन मैं उनसे भी ले लेती हूँ। अभिषेक जी, आप तीनों की बातें सुन रहे हैं, चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फोन टेपिंग मामला अपने आप में गर्माता हुआ जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी ने तो साफ तौर पर यह कहा कि 15 साल से पत्रकारों तक की किसी निजता का हनन होता रहा है। बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ आरोपों के माध्यम से तंज कसते हुए बीजेपी पर लगाई है। लेकिन साफ है फोन टैपिंग को लेकर अब मामला गर्मा रहा है। कई और नाम भी निकल सकते हैं, लेकिन फोन टैपिंग होती क्यों थी, किन लोगों की होती थी, और अगर फोन टैपिंग हुई है तो क्या ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें भी निकलकर बाहर आती थी। खबरें तो ये भी निकलकर अंदर खाने से सामने आ रही हैं कि पूर्व सीएम के फोन की भी टैपिंग होती थी। तो क्या कोई ऐसी बड़ी बातें थी, कोई ऐसे अंदर की नसें दबी हुई थी जिनको लेकर अधिकारियों की भी नाम सामने आ रहे हैं। अधिकारियों को हटाया गया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो झोल है, लेकिन ये झोल क्या है वो तो जांच में निकल के ही सामने आएगा। पूर्व सीएम जरूर कह रहे हैं जितनी भी एसआईटी बनवानी है बनवा लीजिए, जो सच है वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन वो सच होगा क्या इस समय बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि न्यूज।